दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हो उस पर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है, कितना टैक्स देना पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो भी आप इनकम करते हो उसे बिजनेस इनकम माना जाता है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना एक बिजनेस है और वहाँ से जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो वो बिजनेस इनकम उसे ट्रीट किया जाता है और उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी होती है। दोस्तों जो भी बिजनेस इनकम होती है उस बिजनेस इनकम को पाने के लिए जो जो खर्चे आप करते हो वो खर्चे भी आप उसमें से माइनस कर सकते हो, मतलब खर्चों का आप क्लेम ले सकते हो। अब ये एफएनओ में ट्रेडिंग करना भी एक बिजनेस इनकम माना जाता है। तो एफएनओ में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए जो जो खर्चे आपको लगेंगे वो खर्चे आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो, वहाँ से माइनस कर सकते हो। मतलब एफएनओ में जो भी आपने इनकम की है पूरे साल भरे में, वो इनकम में से वो खर्चे अगर आप माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, तो आपकी टैक्सेबिलिटी कम आएगी। अब कौन कौन से खर्चे आप माइनस कर सकते हो? मान लो आप ऑफिस में बैठ के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ऑफिस का रेंट आप पे करते होंगे, 2 बंदे आपने वहाँ पे रख दिए एम्प्लॉय, उनकी सैलरी आप पे करते होंगे, उसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। टेलीफोन का बिल आप क्लेम कर सकते हो, इंटरनेट का बिल आप क्लेम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप क्लेम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये जो सारे खर्चे हैं इसका आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी खर्चे होते हैं जो आप क्लेम कर सकते हो। जब आप ट्रेड करते हो तो आपको ब्रोकरेज लगती है, वो ब्रोकरेज का भी आप यहाँ पे क्लेम ले सकते हो क्योंकि वो भी एक खर्चा है, तो वो खर्चा भी आप वहाँ से माइनस कर सकते हो। उसके बाद में सेबी चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो ये जितने भी चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो, सारे एक्सपेंसेस आप वहाँ से दिखा सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो भी आप इनकम कर रहे हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में साल भरे में जो भी आपने इनकम की है वो इनकम में से खर्चे अगर आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम कम हो जाएंगी और इनकम कम होंगी तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। दोस्तों मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आप लोन लेते हो, बैंक से लोन लिया या और कहीं से भी आपने लोन ले लिया, तो लोन पर आप बैच पे करोगे, बैच दोगे, तो जितना भी बैच आप पे करोगे वो सारे बैच का, पूरे बैच का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब वो भी एक आपका खर्चा माना जाएगा। बट दोस्तों मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आप लोन लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और ऊपर से आप लोन लेकर ये चीज़ कर रहे हो तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बट मतलब जो फैक्ट है वो यही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आप लोन लेते हो तो उस पर जो भी बैच दोगे वो बैच का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। दोस्तों मान लो साल भरे में आपने कई ट्रेड्स किए फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कुछ ट्रेड उसमें से आपके प्रॉफिट्स वाले गए, कुछ ट्रेड उसमें से आपके लॉस वाले गए, तो आपको कैलकुलेशन कैसा करना है, जितने ट्रेड आपके प्रॉफिट्स वाले गए उसमें से जितने ट्रेड आपके लॉस वाले गए वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। आपने मान लो प्रॉफिट वाले जो आपके ट्रेड्स है उससे आपने 1 लाख रुपए कमाया और आपके जो लॉस वाले ट्रेड है उसमें आपने 50,000 रुपए गवाए, तो 1 लाख में से 50,000 आपके माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 50,000। तो 50,000 रुपए का ये आपकी इनकम हुई, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, इस पर आपकी टैक्सेबिलिटी आएंगी। और इसमें से भी जो अदर एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, उसके अंदर ब्रोकरेज, एसटीटी, वो सारे खर्चे उसमें से भी आप माइनस करोगे तो 50,000 रुपए से भी आपकी इनकम और कम हो जाएंगी, तो फिर उस पर आपको टैक्स देना है। अब दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो भी आप इनकम करोगे उस पर आपको टैक्स कितना लगता है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ऑप्शन से जो भी हमारी इनकम होती है उससे बिजनेस इनकम माना जाता है। तो जो भी इनकम आप यहाँ से करोगे वो आपकी टोटल इनकम में जाके ऐड हो जाएंगी, और टोटल इनकम में जाके ऐड होने के बाद आपका जो भी स्लैब रेट है, इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, आप जो भी कैटेगरी में आते होंगे, 5% की कैटेगरी में या 10% की कैटेगरी में, 20% की कैटेगरी में, तो उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। मतलब कोई अलग से ऐसा नहीं है, जैसे कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखते हैं इक्विटी में, वहाँ पे 10% और 15% का रूल है फ्लैट वाला, वैसा रूल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी इनकम आप कर रहे हो आपकी टोटल इनकम में जाके ऐड होंगी, उसे बिजनेस इनकम माना जाएगा। और आपका जो भी स्लैब रेट में आप आते हो, आप जो भी स्लैब रेट में आते हो, आपकी 2.5 लाख से नीचे इनकम है तो आपका तो आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको आपकी वहाँ पे टैक्सेबिलिटी आती है। तो जो भी स्लैब रेट में आप आओगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने ट्रेडिंग की और वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं बल्कि लॉस हो गया, एक पूरे साल में आपने नेट देखा तो आपको लॉस हुआ, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट्स वाले गए, प्रॉफिट्स मान लो आपने 1 लाख रुपए का किया बट 2 लाख रुपए का आपने लॉस कर लिया, तो नेट आपका 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो अब ये जो लॉस हो गया, टैक्स तो आपको पे करना नहीं है क्योंकि लॉस पे आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता है, बट ये जो लॉस है आपका 1 लाख रुपए का, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, इसको अगले 8 साल तक
आप कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो। इस साल आपको ठीक है लॉस हुआ, अगले साल में भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट में से ये वाला लॉस आप माइनस कर सकते हो। तो ऐसे 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करके आप लेके जा सकते हो, और जब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, उसमें आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी आप ट्रेडिंग करोगे उसमें जो आपका टर्नओवर रहता है, वो टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर चला जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर चला जाता है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। दैट इज कंपलसरी। 10 करोड़ के नीचे अगर आपका टर्नओवर रहता है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो टर्नओवर गिना जाता है वो किस तरीके से गिना जाता है, इसमें थोड़ा अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने का आपने खरीदे और जितने का आपने बेचे वो पूरा आपका टर्नओवर हो गया। वो अगर वैसे देखोगे तो 10 करोड़ बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5-5 लाख के 10-10 लाख के तो एक लॉट के ऑर्डर होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देखोगे, फ्यूचर आप कोई बाय कर रहे हो तो उतना बहुत जल्दी वो आपका 10 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे। बट वैसा यहाँ पे टर्नओवर नहीं गिना जाता है। यहाँ पे टर्नओवर जो गिना जाता है, फ्यूचर के लिए जो टर्नओवर गिना जाता है वो कुछ इस तरीके से गिना जाता है। फ्यूचर में जो भी आप प्रॉफिट्स करोगे और जो भी आप लॉस करोगे, दोनों को कंबाइन किया जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा। दैट इज योर टर्नओवर फ्यूचर में। मान लो कोई ट्रेड आपने फ्यूचर में लिया, उसमें आपने 10,000 रुपये का मुनाफा कमा लिया, तो ये 10,000 रुपये आपका टर्नओवर हो गया। और आपने और कोई दूसरा ट्रेड ले लिया, उसमें आपने 20,000 रुपये का नुकसान कर लिया, तो ये 20,000 रुपये भी आपका टर्नओवर हो गया। मतलब टोटल टर्नओवर आपका कितना हो गया अभी? 30,000 रुपये। पहले 10,000 रुपये का मुनाफा, वो भी टर्नओवर है, और 20,000 रुपये का नुकसान, वो भी टर्नओवर है। तो इस तरीके से टर्नओवर आपका पूरे साल भर में देखा जाएगा। ये हो गया फ्यूचर के लिए। अब ऑप्शन के लिए भी सेम ही है। ऑप्शन के लिए भी सेम ही है कि जो भी आप प्रॉफिट्स करोगे वो आपका टर्नओवर है, या फिर जो आप लॉस करोगे वो भी आपका टर्नओवर है। बट एक और चीज ऑप्शन में जुड़ जाती है, वो ये ऑप्शन में जो भी आप प्रीमियम रिसीव्ड करोगे, मतलब जब ऑप्शन आप सेल करते हो तो आपको प्रीमियम रिसीव्ड होता है, तो प्रीमियम रिसीव्ड वाला अमाउंट भी आपके टोटल टर्नओवर में जुड़ जाएगा। मान लो आपने कोई ऑप्शन का ट्रेड लिया, उसमें 10,000 रुपये का आपने मुनाफा कमा लिया, और आपने जो ऑप्शन सेल किया था उसमें आपको 50,000 रुपये रिसीव्ड, ऑप्शन सेल आपने 50,000 रुपये का किया था, वो 50,000 रुपये भी 10,000 रुपये में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से 60,000 का आपका टोटल टर्नओवर हो गया आपका ऑप्शन में। कुछ इस तरीके से देखा जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा के बताता हूँ। इस एग्जांपल में आप देखिए दोस्तों, फ्यूचर का सबसे पहले हम देख रहे हैं, रिलायंस का फ्यूचर है, 250 शेयर का लॉट है। आपने मान लो 2,500 रुपये के भाव पे वो खरीदा और 2600 के भाव पे आपने सेल कर दिया, तो आपका यहाँ पे मुनाफा कितना हुआ? यहाँ पे आपका जो मुनाफा हुआ 25,000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो ये हो गया आपका टोटल टर्नओवर, ये हो गया आपका टर्नओवर, 25,000 रुपये ये आपका टर्नओवर हो गया। फिर दूसरा ट्रेड मान लो आपने टाटा मोटर्स में लिया, जिसका लॉट साइज 1425 शेयर का है, 400 के भाव पे आपने खरीदा, 380 के भाव पे आपने बेचा, मतलब आपका नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 28,500 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये 28,500 रुपये भी आपका क्या हुआ? टर्नओवर हुआ। अब ये दोनों को टोटल किया जाएगा, 28,500 रुपये और 25,000 रुपये, ये आपका टोटल टर्नओवर हो गया। ये हो गया फ्यूचर का। उसी तरीके से ऑप्शन का भी देखा जाएगा दोस्तों। मान लो आपने रिलायंस का ऑप्शन 250 शेयर का रिलायंस का शेयर है, 50,000 रुपये आपने खरीदा, मतलब प्रीमियम आपने 50,000 रुपये पे किया, और जब आपने सेल किया तो 70,000 रुपये प्रीमियम आपको रिसीव्ड हुआ, तो मुनाफा हो गया आपका 20,000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो ये आपका टर्नओवर हुआ। बट जो आपने ऑप्शन सेल किया था वहाँ से जो आपको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ वो 70,000 रुपये है, वो भी उसमें जुड़ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना हो गया? 90,000 रुपये, 20,000 प्लस 70,000 रुपये, इस तरीके से 90,000 रुपये इस ट्रेड में आपका टर्नओवर हुआ। उसके बाद में टाटा मोटर्स का ऑप्शन आपने फिर उसमें ट्रेड किया, 1425 शेयर का है, 50,000 रुपये का आपने मतलब बाय किया, प्रीमियम पे किया 50,000 रुपये, और जब आपने सेल किया तो 40,000 रुपये का प्रीमियम आपको रिसीव्ड हुआ, मतलब आपको नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आपका टर्नओवर किस तरीके से देखा जाएगा? 10,000 रुपये का आपका नुकसान प्लस 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये कौन से? जो आपने ऑप्शन सेल किया वहाँ से आपको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ 40,000 रुपये। तो इस तरीके से इस ट्रेड में कितना टर्नओवर हुआ? 50,000 रुपये का टर्नओवर हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाएगा। आपका मुनाफा देखिए, एक्चुअल मुनाफा आपका कितना है? 6,500 रुपये का मुनाफा है। मतलब ये जितने भी आपने प्रॉफिट्स किए, प्रॉफिट्स में से आप लॉसेस माइनस करोगे तो आपका जो मुनाफा हाथ में आपको कितना मिला? 6,500 रुपये का मुनाफा मिला। बट टर्नओवर आपका कितना हो गया? टोटल टर्नओवर आपका कितना हो गया? 83,500 रुपये का टोटल टर्नओवर हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से टर्नओवर गिना जाता है। अब दोस्तों ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ, टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल आपका कितना खर्चा लगा, मतलब ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डीमैट अकाउंट जिस ब्रोकर के पास में है वो ब्रोकर सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, उसमें ये सारा डेटा आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में है तो ज़ीरोधा इसके लिए बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें, पहली चीज़ है
नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और दूसरी चीज़ है टोटल टर्नओवर। तो आपकी जो भी टैक्सेबिलिटी आएंगी, आपको जो भी टैक्स पे करना है वो नेट प्रॉफिट पर पे करना है, टर्नओवर पर पे नहीं करना है। आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना है, आपका जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसी पर आपको टैक्स देना है। जो टोटल टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर आपको उतना टेंशन लेना ही नहीं है टोटल टर्नओवर का। टोटल टर्नओवर से एक लिहाज से अगर देखा जाए तो टोटल टर्नओवर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो तो टोटल टर्नओवर सिर्फ इस लिहाज से आप देखिए, टोटल टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ के ऊपर चला जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, बस इतना ही काम है टोटल टर्नओवर का। अगर 10 करोड़ के नीचे रहता है आपका टोटल टर्नओवर तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली जो ट्रेडर रहते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर, उनका 10 करोड़ के ऊपर जाता नहीं है। तो आपको ध्यान टोटल टर्नओवर पे आप मत रखिए। जब कभी आप क्रॉस करोगे 10 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करोगे तब आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आओगे, तब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो आपका फोकस टोटल टर्नओवर पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए नेट प्रॉफिट पर। आप कितना नेट प्रॉफिट कर रहे हो उसी पर आपकी टैक्सेबिलिटी आएंगी। अच्छा दोस्तों, एक टैक्स ऑडिट क्या होता है? टैक्स ऑडिट मतलब आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका असेसमेंट किया जाता है। ये असेसमेंट कौन करता है? ये असेसमेंट ऑडिटर करता है। ऑडिटर जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वही ऑडिटर होता है। वो क्या करता है? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है। वहाँ पे जो आपने इनकम दिखाई है वो प्रॉपर दिखाई है या नहीं दिखाई है। आपकी इनकम ज़्यादा है बट आपने कम दिखा दिए, या आपके खर्चे कम है बट आपने ज़्यादा दिखा दिए, तो ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन किया जाता है। वहाँ पे आपने दिखाया कि मुझे 10 लाख की इनकम है बट आपकी इनकम 20 लाख की है, तो ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऑडिटर ये सारी चीज़ें चेक करेगा। आपने जो खर्चे दिखाए, आपने दिखाया कि मैं ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ, आपने ऑफिस का रेंट वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो वो आपके पास में रेंट स्लिप होनी चाहिए। आपने दिखाया कि मैं एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ, तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पे दिखा दिया 10,000 रुपये का, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये का आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के प्रूफ्स आपके पास में होने चाहिए। तो सारी चीज़ों का ये असेसमेंट किया जाता है, ऑडिटर असेसमेंट करता है। पूरा असेसमेंट करने के बाद में ऑडिटर एक अपनी रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। वो रिपोर्ट बनाने के बाद में वो रिपोर्ट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सबमिट करते हो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब। अगर ऑडिटर को लगता है कुछ गड़बड़ है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट में वो लिखता है। अगर वो ऐसा लिखा है आपके रिपोर्ट में तो फिर कहीं ना कहीं जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आपको दिक्कत आएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। बट ये टैक्स ऑडिट तो टर्नओवर पे डिपेंड है। टर्नओवर 10 करोड़ को अगर क्रॉस करता है तब टैक्स ऑडिट की बारी आती है। और जनरली जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल ट्रेडर है, वो वहाँ तक पहुँचते नहीं है। जो बहुत बड़े ट्रेडर है, जो बहुत मतलब बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, वही टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं। मतलब उन्हीं का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो टैक्सेबिलिटी होती है आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, वो किस तरीके की होती है। तो सिंपल है, वहाँ पे जो भी आप मुनाफा करते हो, मतलब जो भी आपने मुनाफा किया उसमें से आपके लॉसेस माइनस हो जाएंगे। उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट आपके हाथ में बचेगा उसमें से भी आप अपने खर्चे माइनस कर दो। जितने भी खर्चे हैं, मतलब ब्रोकरेज हो गया, STT हो गया, ऑफिस का रेंट है, जो भी है, वो खर्चे माइनस करने के बाद में भी जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। आपकी टोटल इनकम में जाके वो ऐड हो जाता है, मतलब आपकी बिजनेस इनकम वो मानी जाती है। और आप जो भी टैक्स स्लैब मतलब दायरे में आते हो, जो भी कैटेगरी में आते हो, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।